हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तैयारी चल रही है, जिसके तहत हम लोग प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सीरीज में हम लोगों ने अभी 2 सेट देख लिया है और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन, और उसके साथ थोड़ा सा फैक्ट हम लोग देखेंगे। और प्रैक्टिस सेट 3 जो कि आज अपलोड होगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और बहुत सारे दोस्तों का ये रिक्वेस्ट है कि सब्जेक्ट वाइज लेके आने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, तो जनरल नॉलेज के लिए अलग से सीरीज लाऊंगा, जनरल साइंस के लिए अलग से वीडियो और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के लिए अलग से वीडियो। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बढ़ा दूंगा। इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और आसानी भी रहेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जनरल नॉलेज 1 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो भारतवर्ष, यहाँ आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पौराणिक कथाओं में भारत को भारतवर्ष कहा गया है। तो यही पूछा जा रहा है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक जियोग्राफिकल बिलीफ, जो कि पुराने जमाने के लोग ये सोचते थे कि ऐसा होता है, ऐसा हमारा धरती है या ये है, तो उसमें उन्होंने भारत को भारतवर्ष कहा था। और ये पूछ रहा है कि किस द्वीप का खंड था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, क्रॉन्च द्वीप या फिर कुश द्वीप? तो इसका राइट आंसर होगा जम्बू द्वीप। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी या स्थलीय क्षेत्र के इसे 2 गोलार्धों में, हेमिस्फेयर में बांटा गया था। उत्तरी गोलार्ध जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसे जम्बू द्वीप कहा गया, और दक्षिणी गोलार्ध इसे साउदर्न हेमिस्फेयर कहा गया। यहाँ हम लोग इमेज में देख लेते हैं कि गोलार्ध क्या होता है। जैसे कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच एक मध्य रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है जिसे इक्वेटर कहा जाता है, और ये 0 डिग्री है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से ऊपर और नीचे पृथ्वी बराबर भागों में बटा हुआ है। तो ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ आप देख सकते हैं इंग्लिश में है साउदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो उत्तरी गोलार्ध है, इसे बोला गया है जम्बू द्वीप, और दक्षिणी द्वीप जो दक्षिणी गोलार्ध जो है इसे पाटला बोला गया है, पौराणिक भौगोलिक मान्यता के अनुसार। तो भारतवर्ष या फिर भारत क्षेत्र, भारत जो हमारा क्षेत्र है, पूरे जम्बू द्वीप के 9 भागों में से एक है। ऐसा नहीं कि इसे सिर्फ ये भारत इकलौता जम्बू द्वीप का हिस्सा है। इसमें 9 भाग हैं और 9 भागों में से एक भारत है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था? मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के किसी राष्ट्रपति ने एक बार इस्तेमाल किया था वीटो शक्ति। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है, उनके शक्तियाँ आप लोग जब पढ़ेंगे पॉलिटी में तो उसमें डिफाइंड होगा कि उनके पास एक वीटो पावर होता है। तो उन भारत के राष्ट्रपति ने एक बार इस्तेमाल किया है वीटो पावर। वो किस संदर्भ में था, किस किस चीज के रिगार्डिंग था, किस मामले में था? हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधक विधेयक या फिर दहेज प्रतिषेध विधेयक? तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोगों ने जानते होंगे इसका आंसर, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्यों था, विवाद में क्यों था, इतना चर्चे में क्यों था। तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जो है 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने वीटो इस पे इस्तेमाल किया था। क्यों इस्तेमाल किया था, ये बिल कहता क्या, बेसिकली ये विधेयक क्या कह रहा था? तो इस विधेयक में व्यक्तिगत संचार जो होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन को बाधित करने के लिए कार्यपालिका को व्यापक शक्तियां प्रदान थी। इस बिल के अकॉर्डिंग, इस विधेयक के अकॉर्डिंग, जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, व्यक्तिगत संचार, उसको बाधित करने के लिए, उसे रोकने के लिए या किसी तरीके से उसे डिले करने के लिए कार्यपालिका के पास पूरी शक्ति प्रदान थी। तो राष्ट्रपति को लगा कि विधेयक के जो प्रावधान है वो निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रही है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रही है ये विधेयक। और ये विधेयक पास हो गया था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पास हो गया था। तो इसीलिए राष्ट्रपति ने बहुत दिन तक, उस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो बहुत बहस चली थी, बार बार बिल क्या कर दिया रिटर्न कर दिया जा रहा था। तो लास्ट में राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने, उन्होंने क्या किया, इस पे वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। तो वीटो शक्ति क्या होता है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 111 में ये मेंशन्ड है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें क्या प्रेसिडेंट को शक्ति मिलती है?
तो प्रेसिडेंट अगर चाहे, राष्ट्रपति अगर चाहे, जब वीटो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ना तो बिल को वो रिजेक्ट करेंगे ना वो उसे अप्रूव करेंगे, बस उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास वो रख लेंगे। मतलब लोकसभा और राज्यसभा कोई भी विधेयक कानून कब बनता है, दोनों में से किसी सदन से पास होना जरूरी है। अगर वो लोकसभा में पेश हुआ है तो लोकसभा में उसे पूर्ण बहुमत से पास होना चाहिए, फिर राज्यसभा के पास जाएगा। यहाँ से भी जब वो पारित हो गया तब वो फिर लास्ट में जाता है आपका प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट का जब मुहर लगता है तभी वो विधेयक कानून में बदलता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में उन्होंने ये बिल अपने पास रख लिया, उस पर कोई जवाब नहीं दिया, ना उसे रिजेक्ट किया ना उसे अप्रूव किया, बस वो अपने पास उसे रखे रहे, उस पर वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था। हमारे संविधान में वीटो शक्तियां जो हैं वो 3 तरीके की होती हैं। एब्सोल्यूट वीटो जिसे पूर्ण वीटो बोला जाता है, सस्पेंशन वीटो जिसे निलंबित वीटो बोला जाता है, और पॉकेट वीटो। तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने ये जो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पे जो वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था वो पॉकेट वीटो था। हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछा जाए, पॉकेट वीटो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को एक उपाधि दी थी और उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान उस उपाधि को वापस कर दिया था। तो उस क्या नाम था उस उपाधि का, वो कौन सी उपाधि थी? हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर या फिर राइट ऑनरेबल? तो इसका राइट आंसर होगा केसरे हिंद। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ये उपाधि गांधी जी को कैसे प्राप्त हुई थी। ये उपाधि जो है गांधी जी को 1915 में भारत के गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, उन्होंने ये प्रदान किया था। ये क्यों मिला था? तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक मेडिकल कैंप लगाया था बोयर युद्ध के वक्त। बोयर, BOER, बोयर युद्ध, जो कि आपका 1899 से 1902 तक ये चल रहा था साउथ अफ्रीका में। तो बोयर वॉर के दौरान गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में मेडिकल कैंप लगाया था और जो घायल सिपाही थे उनकी मदद की थी गांधी जी ने, ब्रिटिश सोल्जर्स को। तो इसीलिए ये उपाधि जो है गांधी जी को प्रदान किया गया था 1915 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो हमारे पृथ्वी पे कुछ ही क्षेत्र में, भू क्षेत्र मतलब कि जिस पे लोग रहते हैं, लैंड, वो कुछ ही क्षेत्र पे ही दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों है? आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं सूर्य ग्रहण तो सभी को दिखता है, अगर हम लोग देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है, बस कुछ ही क्षेत्र। अगर भारत में वो सूर्य ग्रहण दिख रहा है तो भारत के हो सकता है कुछ ही पड़ोसी उसे देख पा रहे होंगे, पूरे वो विश्व के लोग, विश्व के देश इसे नहीं देख पाते हैं एक ही समय में। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो साइज ऑफ द लूनर शैडो फॉलिंग ऑन द अर्थ इज स्मॉल कंपेयर टू द ट्रांसवर्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। मतलब पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्र की छाया का आकार छोटा होता है। अब आप लोग बोलिएगा सूर्य ग्रहण की बात हो रही है, यहाँ चांद की बात हो रही है। तो चलिए अब हम लोग एक बार समझ लेते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे चांद लिखा हुआ है, आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग एक बार समझते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। ये देखिए, सूर्य ग्रहण ऐसी स्थिति होती है जब सूर्य, ये सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चांद के बीच में आ जाने से तो सूर्य का जो लाइट है वो पूरे, मतलब क्या होता है, चांद का जितना रीजन है, जितना एरिया है, वो उतना दूर धरती पे छिप जाता है। बाकी जगह सूर्य का लाइट जाता है लेकिन बस ये इतना दूर छिप जाता है। और यही क्या होता है, जब ये एरिया पे इस तरीके से परछाई पड़ता है, चंद्रमा की परछाई पड़ रही है, तो ये बहुत छोटे एरिया पे पड़ रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था, जो सूर्य ग्रहण होता है, सपोज करिए यहाँ पे हमारा देश है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमें तो दिखेगा कि सूर्य छिपा हुआ है चंद्रमा से, तो यही हो गया सूर्य ग्रहण, सूर्य पे ग्रहण लगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंसान यहाँ रह रहा है तो उसके लिए तो, अगर कोई इंसान यहाँ रह रहा है तो उसे तो ये सूर्य पूरा दिखेगा, उसे कोई ग्रहण नहीं दिखेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो जो चंद्रमा की जो प्रकाश छाया पड़ती है वो बहुत छोटी होती है, इसीलिए जिस एरिया पे पड़ती है बस वहाँ के लोग ही सूर्य ग्रहण को देख पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि?
तो मतलब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। उसमें भी आप आगे पढ़ेंगे कि क्या चुनाव की पद्धति होती है। तो ये सब डिटेल में जब आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िएगा उसमें समझ में आएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर राज्य का मुख्यमंत्री पात्र क्यों नहीं होता है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यहाँ राज्य का विधानमंडल के बारे में इसलिए बात हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री के संदर्भ में ये सवाल है, और यदि वह काम चलाओ रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं। तो राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा शब्द पे, चुने हुए सदस्य, नामित किए हुए सदस्य नहीं। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यों के विधानसभा के चुने हुए सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश के चुने हुए सदस्य, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब खत्म हो गया, वो यूटी में कन्वर्ट हो गया है और वहाँ पे कोई विधानसभा नहीं है, इसीलिए सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, तो वहाँ के चुने हुए सदस्य। अब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं, अगर मुख्यमंत्री राज्य के विधान मंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, तो उच्च सदन कहने का मतलब विधान परिषद। तो विधान परिषद जैसा आपको पता होगा कि हमारे देश में सिर्फ 6 राज्य में है, पहले 7 राज्य में था, जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन जब वो यूटी में कन्वर्ट हुआ है केंद्र शासित प्रदेश में, तब अब विधान परिषदों की संख्या जो है वो 6 हो गई है। तो अगर वो उच्चली सदन का, विधान परिषद का अगर मुख्यमंत्री सदस्य, जैसे अगर हम लोग बिहार का केस लें, तो बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार जी, वो विधान परिषद के सदस्य हैं, ना कि विधानसभा के सदस्य हैं, तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्ट नहीं ले सकते हैं। अगर वो पार्ट लेंगे तो फिर उसके बाद ये पार्शियलिटी हो जाएगी, क्योंकि 28 राज्यों में सिर्फ 6 राज्य में ही विधान परिषद है, तो जिस राज्य में विधान परिषद है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। इसीलिए विधान सभा, राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा हो सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे खतरनाक रसायनों की हुई विपदाओं की एक वर्षवार सूची है, निम्नलिखित में से कौन सी विपदा का विवरण सही सुमेलित है। यहाँ पूछा जा रहा है सही सुमेलित है, तो ये सब विपदा हैं और कब हुआ था, किस जगह पे हुआ था और क्या क्या उसमें हुआ था, मतलब किस तरीके का रिसाव हुआ था, कैसा वो विपदा था। तो इसमें हम लोग देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर होगा 1987 कोटका बंदरगाह में मोनोक्लोरोबेंजीन का ये मतलब बंदरगाह में मोनोक्लोरोबेंजीन का रिसाव हो गया था, रिसाव नहीं फैलाव हो गया था बंदरगाह में। तो ये कोटका जो है फिनलैंड में है। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इन सब विपदाओं के बारे में। ये मिनमाता जो बीमारी है जापान में हुआ था, और ये ऐसी बीमारी थी जो उन लोगों को हुआ था जिन्होंने एक खास क्षेत्र के मछली या फिर शेलफिश जो होता है आपका, उसे खाने की वजह से, और उस नदी में क्या हुआ था, मरकरी का रिसाव हो गया था, और वो मछलियां जो थी वो मतलब वो उस पानी में थी जिसमें मरकरी का रिसाव हुआ था, तो वो कंटामिनेटेड हो गई थी, और उसी मछली को खाने के बाद लोगों में ये मिनमाता बीमारी हो गई थी, जो कि जापान में हुआ था 1959 में। सेवेसो जो हादसा था ये हुआ था आपका इटली में, और ये क्या हुआ था, एक फैक्ट्री में रसायन की फैक्ट्री में धमाका हुआ था। ये गलत दिया हुआ है, मरकरी इमर्शन इन वाटरवेज, ये हुआ था आपका मिनमाता में। 1984 भारत डायोक्सिन का रिसाव, तो ये गलत है। इसमें मैं जो सभी को पता होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में 2-3 दिसंबर, और गैस लीक हुआ था एक कीटनाशक प्लांट में, और जो गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं हम इस समय कि क्या हुआ था। चौथी बौद्ध सभा जो है 102 ईस्वी में वासुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। उस समय कनिष्क वहां के राजा थे। उसी सभा के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान क्या था, हीनयान ऐसे उसमें सदस्य गए थे और उनका थोड़ा विचार जो था वो अलग था, वो रूढ़िवादी थे, परिवर्तन विरोधी थे, मतलब वो धर्म में किसी तरीके का परिवर्तन स्वीकार नहीं करते थे, बुद्ध के उपदेश से ही उन्हें चलना था, और हाँ वो लोग कोई
बदलाव नहीं बर्दाश्त कर सकते, मतलब अपने धर्म में किसी तरीके का बदलाव नहीं ला सकते थे। ये काफी रूढ़िवादी थे, मतलब ऑर्थोडॉक्स थे। महायान जो शाखा है वो परिवर्तन समर्थक था, मतलब वो धर्म में अगर किसी तरीके का चेंज अगर लाना है, मतलब परिस्थिति के अनुसार, तो वो धर्म में चेंज वो ला सकते थे। और ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे महायान शाखा, लेकिन हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। तो यही इसका राइट आंसर होगा। कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध धर्म की जो बौद्ध धर्म है दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। नीचे 4 युग्म दिए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नीचे कुछ लिस्ट दिया गया है ऑप्शन में, ये लोग उपराष्ट्रपति रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं, लेकिन सवाल उपराष्ट्रपति के बारे में है। तो उपराष्ट्रपति बनने के पहले वो किसी न किसी देश के राजदूत रहे हैं या फिर उच्चायुक्त रहे हैं। तो हम लोग बाद में देखेंगे कि राजदूत कौन होते हैं और उच्चायुक्त कौन होते हैं। राजदूत मतलब एम्बेसडर और उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो 1949 से 1952 तक यूएसएसआर के राजदूत रहे हैं, और वीवी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन जो कि श्रीलंका है उसमें भारत के उच्चायुक्त थे। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही दोनों आंसर है। एक और आपके रहे थे बीडी जट्टी, शायद ये भी रहे थे, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर वीवी गिरी ये दोनों उपराष्ट्रपति बनने के पहले राजदूत और उच्चायुक्त थे। तो जैसा आप देख सकते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन राजदूत थे, एम्बेसडर, और वीवी गिरी उच्चायुक्त थे। थोड़ा सा डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे देश के, जो कि 1952 से 1962 तक रहे हैं। और फिर वीवी गिरी जो थे ये तीसरे उपराष्ट्रपति हैं 1967 से 1969 तक। तो एम्बेसडर जो होते हैं, एम्बेसडर ऐसे देश में नियुक्त किए जाते हैं जो कॉमनवेल्थ नेशन में, कॉमनवेल्थ राष्ट्र में नहीं आते हैं। कॉमनवेल्थ राष्ट्र ऐसे राष्ट्र होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश के शासनकाल में वो रहे हैं, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत वो रहे हैं। तो जो भी देश ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहे हैं वो कॉमनवेल्थ राष्ट्र होते हैं, और उसमें उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, ना कि राजदूत। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न तो वित्त आयोग न ही योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगपूर्ण पुनरीक्षण करता है जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है। तो इसका हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। तो वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है। देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड द प्लानिंग कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। फाइनेंस कमीशन जो कि 1951 में स्थापित की गई थी, यह एक संवैधानिक निकाय है। अब संवैधानिक निकाय कहने का मतलब कि हमारे संविधान में ये किसी अनुच्छेद में वर्णित है। आप लोग एग्जाम में एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो जिस भी आयोग के बारे में पूछा जाए, अगर वो किसी अनुच्छेद के अंतर्गत मेंशन किया गया है तो वह एक संवैधानिक निकाय है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक होता है स्टैट्यूटरी। तो स्टैट्यूटरी निकाय ऐसी निकाय होती है जो किसी न किसी धारा के अंतर्गत लाया जाती है, जैसे कि रेरा एक्ट के तहत ये कानून लाया गया, डाउरी एक्ट के तहत ये कानून लाया गया। तो ये सब अगर कोई एक्ट के तहत अगर कोई निकाय अगर लाई जाती है और वो संविधान में उसका वर्णन है तो वो दोनों होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल भी होगी और स्टैट्यूटरी होगी। लेकिन अगर वो सिर्फ धारा कोई एक्ट के तहत लाई गई है तो वो सिर्फ स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। ये अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है, और राज्य और केंद्र के बीच राजस्व संसाधनों रेवेन्यू रिसोर्सेज के एलोकेशन के लिए बनाया गया है। मतलब रेवेन्यू जो राजस्व संसाधन है उसके आवंटन के लिए बनाया गया है। इसके पहले चेयरमैन थे केसी नियोगी। फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। अब दूसरा है प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन ना तो संवैधानिक है और ना ही कानूनी संवैधानिक, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ये किसी तरीके के एक्ट के तहत लाया गया था प्लानिंग कमीशन।
और ना ही ये इसका वर्णन हमारे संविधान में किसी अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ये दोनों में से कोई नहीं है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और ये आर्थिक नीतियों को तैयार करने और कल्याणकारी राज्य लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, मतलब वेलफेयर स्टेट लाने के लिए ये स्थापित किया गया था। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई थी और ये नीति आयोग के आने के बाद, मतलब नीति आयोग ने इसे रिप्लेस कर दिया है। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? बौना गेहूं, संकर मक्का हाइब्रिड मेज, टिट्रिकेल या फिर सोयाबीन। तो इसका राइट आंसर होगा टिट्रिकेल। तो टिट्रिकेल क्या है? यह एक धान फसल है जो कि बना है ट्रिटिकम गेहूं और राय, ये दोनों को हाइब्रिड करके बनाया जाता है। ये स्कॉटलैंड और जर्मनी में 19वीं शताब्दी में पहली बार बनाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भूवेष्टित देश, ओनली लैंडलॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। तो इसका राइट आंसर होगा लाओस। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये है आपका दक्षिण पूर्व एशिया। यहाँ आप देख सकते हैं लाओस की लोकेशन। लाओस, क्वेश्चन यही था कि ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री, तो लाओस जो है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाओस जो है इधर से भी घिरा हुआ है आपका जमीन से, इधर से भी जमीन से, इधर से भी जमीन से, इधर से भी जमीन से घिरा हुआ है। ये आपका कंबोडिया है यहाँ तक, और थाईलैंड है, म्यांमार है, चाइना है, और इसकी जो सीमाएं हैं कंबोडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम से लगती है। तो इसीलिए ये जो है एक लैंडलॉक कंट्री है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था? दिल्ली का किला कुहना मस्जिद, जौनपुर का अतला मस्जिद, गौरी की 12 सोना मस्जिद, गौर की 12 सोना मस्जिद या फिर दिल्ली का कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली का किला कुहना मस्जिद। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, हुमायूं को जब शेर शाह सूरी ने हराया था तो पुरानी किला पर शेर शाह सूरी ने कब्जा कर लिया था और उसके परिसर में, मतलब पुरानी किला जो है आपका दिल्ली में, उसके परिसर में एक मस्जिद निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने अपने व्यक्तिगत कामों के लिए, और ये अनुमान लगाया जाता है कि ये 1541 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। अब हम लोग बाकी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अतला मस्जिद ये इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बनवाया गया था। 12 सोना मस्जिद जो है सुल्तान नुसरत शाह के द्वारा, और कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई पश्चिम से पूरब की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए में से मिलने वाले 4 नगरों, शहरों का कौन सा सही क्रम है? मतलब कि पश्चिम से पूरब की तरह अगर कोई यात्रा कर रहा है तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, मतलब कौन सा शहर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहले बीकानेर मिलेगा जो कि राजस्थान में है, फिर अलीगढ़ यूपी में, दरभंगा बिहार, और नगांव जो कि असम में है। चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं। बीकानेर जो कि आपका राजस्थान में है, यहाँ क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कोई अगर पश्चिम से पूरब की ओर चले तो कौन कौन से शहर मिलेंगे। तो सबसे पहले उसे बीकानेर मिलेगा जो कि राजस्थान में है, फिर आपका अलीगढ़ यूपी में मिलेगा, दरभंगा बिहार में अगर वो इस तरीके से ट्रैवल करा बिहार में, और नगांव जो है वो असम में मिलेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यही राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और डी, मतलब कि ये और ये। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। चलिए हम लोग जानते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा। ये 1919 से 1922 तक ब्रिटिश भारत में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था। इसका उद्देश्य क्या था? तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के विघटन का विरोध करना। आंदोलन ने टर्की की शिकायतों को दूर करने और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की मांग की थी। तो इसी उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य थे, लेकिन हमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आप लोग डिटेल में खिलाफत आंदोलन, तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए या फिर एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें डिटेल में बताएगा कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जब दंपत्ति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही हो तो, मतलब दंपत्ति रक्षण क्या होता है, कपल प्रोटेक्शन रेट, दर मतलब रेट। तो क्या होता है जब कपल प्रोटेक्शन रेट जब बढ़ रहा है तो क्या होता है, जन्म दर अवश्य घटेगी। जन्म दर तभी घटेगी जब दंपत्ति कम आयु के, दंपत्ति मतलब कपल, मृत्यु दर अवश्य ही घटेगी, या फिर शिशु मृत्यु दर अवश्य ही घटेगी। तो इसका राइट आंसर होगा जन्म दर तभी घटेगी जब दंपत्ति कम आयु के हो। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये कपल प्रोटेक्शन दंपत्ति रक्षण दर होता क्या है। दंपति रक्षण जो होता है वो एक परिवार नियोजन के एक या दूसरे अनुमोदित तरीके करने से होता है, जैसे कि नसबंदी हो गया, आईयूडी, या फिर कॉन्डम का इस्तेमाल, या फिर गर्भ निरोधक गोलियां द्वारा बच्चों के जन्म के खिलाफ प्रभावी रूप से संरक्षित पात्र जोड़े, एलिजिबल कपल्स के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब ऐसे कपल्स जो मतलब जो आपका परिवार नियोजन है उसके खिलाफ ये सब तरीका, जैसे नसबंदी हो गया, आईयूडी हो गया, या फिर कॉन्डम का इस्तेमाल, या गर्भ निरोधक गोलियां जो कि अप्रूव किया गया है, सेफ है, उसके इस्तेमाल से जो बच्चे का जन्म देना है उसे वो लोग डिले करते हैं। मतलब बहुत सारे कपल्स होते हैं यंग एज में उनकी शादी हो जाती है और वो इस तरीके का परिवार नियोजन करते हैं एक अप्रूव्ड तरीके से। तो ये जो सेफ भी साबित होता है डॉक्टर के सलाह से, वो सेफ होता है। ऐसा नहीं कि किसी और तरीके से आप लोग ये कर रहे हैं, मतलब कपल्स कर रहे हैं। यही होता है दंपत्ति रक्षण, उसके बारे में बताया जाता। तो अगर जब यंग एज में यंग कपल्स कर रहे हैं तो जन्म दर जाहिर सी बात है घटेगी। अब सर्टेन एज के बाद 25-30 ईयर्स के बाद तो कपल्स जो है मच्योर हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि हाँ हमें कब बच्चा करना चाहिए, कब फैमिली प्लान करना चाहिए। लेकिन जो यंग कपल्स होते हैं उन्हें ये एजुकेशन नहीं होता है, तो इसीलिए उन्हें ये एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है और उसके अंतर्गत ये देखा जाता है इस दर को। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा जन्म दर तभी घटेगी जब दंपति कम आयु के हो। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था, तो इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। तो चाणक्य को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है जैसे कौटिल्य। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। मतलब सूची 1 में यहाँ कुछ खेल दिए गए हैं और सूची 2 में देखा गया है मतलब ये खेल प्रतियोगिता का नाम है और किस खेल से संबंधित है सूची 2 में ये दिया गया है, जैसे ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड प्रिक्स, फीडे। तो हमें इस कूट के अकॉर्डिंग देखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 का बी मतलब ग्रैंड स्लैम जो है वो टेनिस टूर्नामेंट के लिए होता है, ग्रैंड प्रिक्स जो होता है वो कार रेस के लिए होता है, और फीडे जो होता है वो चेस के लिए होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कैवल्य। अब हम लोग बाकी ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। निर्वाण, निर्वाण किस लिए, तो ये बौद्ध धर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द का निर्वाण स्वर्ग के समान सुख और शांति का स्थान है। निर्वाण उच्चतम अवस्था होती है जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। फिर जिन है, जिन जैन धर्म में इस्तेमाल किया जाता है। जिन का अर्थ है जिसने अपना मन, वाणी और अपना कार्य जीता है और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उसे ज्ञान जैनेश्वर या फिर जिन कहा जाता है। रत्न जो है बौद्ध धर्म में होते हैं 3 रत्न होते हैं, त्रिरत्न, जैसे बुद्ध, धम्म और संघ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज कॉमन इन द फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ अमेरिका। तो एकल नागरिकता ये नहीं है, एकल नागरिकता नहीं है। संविधान की 3 सूचियां ये भी नहीं है। न्यायपालिका की द्वैधता, डायरकी ऑफ जुडिशियरी ये भी नहीं है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय मतलब फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो संविधान का जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और अगर अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ फेडरल सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। तो वो संविधान को ये करता है निर्वचन, इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन। वो अगर किसी तरीके का अगर हमारे संसद में ये होता तो सुप्रीम कोर्ट उसे समझाने के लिए बैठा है। तो यही दोनों में कॉमन है, इंडिया में और अमेरिका के संविधान में। क्वेश्चन नंबर 20 है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। हु वाज द फर्स्ट टू रीड अशोकास एडिक्ट्स। तो ये एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में
इसे पढ़ा था, और ये ब्राह्मी लिपि में था जो आज के ज़माने में देवनागरी लिपि के समान है। अब चलिए हम लोग यहाँ से जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स देखते हैं। करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये रहा करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। पुस्तक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन किसके द्वारा लिखी गई है? ये करंट का क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा एमजे अकबर। एमजे अकबर जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। तो ये गांधी जी के जीवन संघर्ष को 3 आंदोलन के रूप में बताया गया है इस किताब में। 1920 जो कि असहयोग आंदोलन है, 1930 नमक सत्याग्रह, और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इस किताब में यही गांधी जी के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? मतलब ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक रही है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। पहला है आपका यूएसए, दूसरा रसिया और तीसरा चाइना। तो इसमें देखा जाता है 145 राष्ट्र में सबसे पावरफुल आर्मी किसकी है और क्या क्या बाकी पॉइंट्स देखे जाते हैं। तो सैनिकों की संख्या, मिलिट्री के पास क्या संसाधन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, मिलिट्री के पास रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफिकल कंडीशंस। तो बहुत सारे पैरामीटर्स है, ये सब देखा जाता है। ये आप लोग ये बस ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारे देश इंडिया की रैंक क्या है, तो ये चौथी है। अब क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया इन 2024? यहाँ 2024 में रामसर साइट्स स्थल कितने हैं भारत में? तो इसका राइट आंसर होगा 82। सबसे लेटेस्ट जो साइट है वो है बिहार का नागा और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि जमुई में स्थित है। तो आप लोग बिहार के जो भी स्टूडेंट होंगे जो बिहार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक करंट अफेयर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बिहार से डायरेक्टली रिलेटेड है। जो सबसे लेटेस्ट रामसर स्थल है वो नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, जमुई जिला में। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो 2023 का मतलब ये नहीं है कि लास्ट ईयर का करंट अफेयर है। 2023 का जो सरस्वती सम्मान है वो 2024 में प्रदान किया गया है। ये अवार्ड इसी तरीके से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा जी को 2023 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला है। पुष्पा भारती जो है इन्हें मिला है 2023 का व्यास सम्मान। इनकी किताब एक 2016 में प्रकाशित हुई थी, यादें यादें और यादें। बिहारी सम्मान 2023 जो है वो डॉक्टर माधव हाडा को मिला है, और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2023 का सरस्वती सम्मान 2022 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला है 2023 में, और प्रभा वर्मा जी को 2023 का सरस्वती सम्मान मिला है 2024 में। जनरल नॉलेज का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि करंट अफेयर का है। इंडिया का क्या रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? विश्व शांति सूचकांक में भारत का क्या रैंक है? तो इसका राइट आंसर होगा 116। तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स और पीस के द्वारा जारी किया जाता है, और ये किस बेसिस पे आपका रैंक किया जाता है कि उस देश में, उस क्षेत्र में शांति का स्तर क्या है। 3 पॉइंट्स पे, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का स्तर, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की सीमा, और तीसरा जो है सैन्यकरण। टोटल 163 कंट्रीज के बीच में ये रैंक किया जाता है। सबसे पहले पे है आइसलैंड, दूसरे पे आयरलैंड, और तीसरे पे ऑस्ट्रिया, और सबसे लास्ट जो है वो है आपका यमन। यमन जो है सबसे लास्ट है। हमारे देश की रैंक जो है 116 है 2024 में, और 2023 में 126 थी। चलिए अब हम लोग जनरल नॉलेज के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट सीरीज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सरसों के तेल में संदूषण से भारत में जानपदिक जल स्रोत ड्रॉपसी का अनेक बार प्रकोप हुआ है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा संदूषक उत्तरदायी है? Contamination in mustard oil has caused several outbreaks of hydrolysis in India. Which of the following contaminants is responsible for this? तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछा जा रहा है कि सरसों तेल में कौन सा ऐसा पदार्थ मिला हुआ होता है जिसके कारण ड्रॉपसी नाम की एक बीमारी है वो भारत में कई बार देखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्जेमोन का तेल। तो ड्रॉपसी, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ड्रॉपसी होता क्या है। ड्रॉपसी एक ऐसा शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है जो सूजन का वर्णन करने के लिए किया जाता था। सूजन के साथ आने वाली दिक्कतें होती थी, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, फेफड़े में दिक्कतें, या फिर कुपोषण। आर्जुमेन तेल जो होता है ये एक गैर खाद्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तेल है। मतलब इसे
कंज्यूम नहीं किया जाता है, इसे खाया नहीं जाता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है? कीटनाशक तैयार करने में, साबुन निर्माण में। इसका इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में भी किया जाता है, जैसे ट्यूमर हो गया, स्किन प्रॉब्लम, स्किन का डिजीज, जॉन्डिस, मलेरिया, या फिर बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये खाद्य पदार्थ नहीं है। अगर अगर ये सरसों तेल में इसका मिलावट होता है तो शरीर में ड्रॉप्सी नाम की बीमारी हो जाती है। ड्रॉप्सी एक तरीके का वो बीमारी नहीं है, बस एक तरीके का शरीर में सूजन हो जाता है। वो सूजन किसी तरीके के लिक्विड मतलब फ्लूइड के भरने के कारण हो जाता था, और इससे जो आने वाली बीमारियां थी वो मैंने बताया, हार्ट अटैक, फिर के लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती थी, कुपोषण भी हो जाता था इससे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक कृषक अपने खेतों में गेहूं की फसल काटने के बाद सेम की बुआई करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी कृषि विधि का अनुसरण कर रहा है? तो अगर को मतलब यहाँ बोला जा रहा है किस टाइप का वो क्रॉपिंग करता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन हम लोग समझ लेते हैं ये होता क्या है। इसे फसल चक्रण भी बोला जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो मिट्टी है उसमें पोषण का स्तर बरकरार रहे। तो होता क्या है कि अगर कोई एक खेत है, उसमें एक ही तरीके के फसल जैसे गेहूं, कपास, मक्का, आलू अगर वो उगाया जा रहा है, तो जो जमीन मिट्टी में होता है पोषण वो कम होते जाता है, उसका स्तर कम होते जाता है। तो उस स्तर को, उस पोषण की भरपाई करने के लिए हम लोग दूसरा तिलहन या फिर दलहन फसल उसमें हम लोग रोपते हैं नेक्स्ट सीजन में, एक के बाद एक, ताकि जो भी एक फसल ने जो पोषण इस्तेमाल किया है वो दूसरा फसल उसको ना इस्तेमाल करे और उसके बदले में पोषण मिट्टी में भर दे। इससे मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो बरकरार होती है। तो सेम जो है आप लोगों ने खाया होगा, सेम एक दलहन है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलीय जीव स्थलीय जीवों की तुलना में किन कारणों से अधिक तेज सांस लेते हैं? तो जलीय जल में जो जीव रहते हैं वो स्थल के जीवों से अधिक तेज सांस कैसे ले पाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पानी में विलीन ऑक्सीजन की कम मात्रा। तो पानी में जो होती है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। ऐसा नहीं कि पानी में बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतवर्ष के कुछ भागों में भूगर्भीय जल के उपयोग से दांत, करबुरे और अस्थि क्षति रोग उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस रोग के लिए उत्तरदायी है? मतलब कि भारत के कुछ क्षेत्र में क्या होता है कि जो जमीन का पानी होता है, ग्राउंड वाटर, वो इस्तेमाल करने से दांत खराब हो जाते हैं, या फिर कुरकुरा टाइप का हो जाता है। मतलब वो दांत कई बार हम लोगों ने भी फील किया होगा इस चीज को। तो वो किस चीज के कारण होता है इन ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोराइड। तो फ्लोराइड अगर क्या होता है, अगर दांत बहुत ज्यादा फ्लोराइड के संपर्क में आता है तो ये इनामल, दांत जिस मटेरियल से बना होता है इनामल, ये शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है। तो ये इसके ऊपर एक कुछ परत सी जम जाती है, और वही करबूरे टाइप जो करता है, दांत कटकटाने टाइप का वो होने लगता है, और दांतों में सड़न भी इसी के कारण होती है। इसीलिए बहुत सारे टूथपेस्ट, क्या देखे होंगे आप लोग जब उसका पढ़िएगा, तो उसमें फ्लोराइड जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, या फिर बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे टूथपेस्ट तो बिना फ्लोराइड के भी आते हैं। अब क्वेश्चन 5 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? मतलब यहाँ इस तरफ बीमारी दिया है और बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो, तो सही मेल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये है आपका अथीरोस्क्लेरोसिस, जिसमें धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, ब्लॉकेज इन द आर्टरीज। तो अथीरोस्क्लेरोसिस एक तरीके का मतलब वो क्या है, सिस्टम है। उसमें क्या होता है, जो धमनियां होती हैं, जैसे मान लीजिए ये धमनी है, तो इसमें क्या हो गया, अगर बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होगा, सब कुछ जुड़ा हुआ है इससे, हाई ब्लड प्रेशर होगा, फिर अथीरोस्क्लेरोसिस होगा, उसके बाद आपका कोरोनल स्ट्रोक होता है। तो ये धमनियां हैं, इसमें क्या हो रही है, मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये जो धमनिया की दीवार है ये क्या होती है, किसी तरीके से रप्चर हो जाती है। तो जब रप्चर हो जाती है, जैसे हमारे शरीर का कोई अंग कटता है, तो वहाँ पे खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अंदरूनी तौर पे अगर वहाँ पे वो खराब होती है, कि बहुत ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर हाई है, तो यहाँ पे वो नुकसान हो जाता है, और क्या इसकी दीवारों पे कुछ चोट टाइप से पहुंच जाता है, और फिर प्लेटलेट जो है यहाँ पे जमना शुरू हो जाती है, इसे रिपेयर करना शुरू होती है। तब तक अगर हमारे खून में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैटी चीज़ खा रहे हैं, तो वो भी इसमें जमना शुरू हो जाता है। इसीलिए हार्ट के पेशेंट को बोला जाता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को बोला जाता है कि आप लोग कोलेस्ट्रॉल और फैटी चीज़ कम खाएं।
तो वो सब जमना शुरू हो जाता है, और वो धीरे 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 जमना जो होता है, इसे ही बोला जाता है अथीरोस्क्लेरोसिस। और जब ये पूर्ण रूप से जम जाता है, अगर कोई इंसान ध्यान ना दे तो भी फिर ये कम्प्लीटली ब्लॉकेज होता है, तो खून जो है वो इस साइड पास नहीं होता है, और ये धमनियाँ जो है हार्ट से जुड़ा हुआ होता है, और जब ब्लड यहाँ पे फ्लो रुक जाता है तो फिर आपका हार्ट अटैक होता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में कौन कौन से है। तो कोरोनल स्ट्रोक जो है ये दिल का दौरा है। अथीरोस्क्लेरोसिस ये तो सही है आपका, धमनियों का अवरुद्ध हो जाना। हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप नहीं होता है, ये उच्च रक्तचाप होता है। और हाइपोटेंशन जो होता है ये न्यून रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर होता है उसे हाइपोटेंशन बोला जाता है, और जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसे हाइपरटेंशन बोला जाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज? उनका रक्त हर समय शीतल रहता है, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, उनके शरीर का तापमान सदा स्थिर रहता है, या फिर वे रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों का वध कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उनका शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। तो प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने बताया था कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड स्पीसीज के बारे में। तो यहाँ कोल्ड ब्लडेड जो है वो उनका जो टेम्परेचर होता है शरीर का, वो वायुमंडल के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए कि कोई एक कोल्ड ब्लडेड जानवर है, वो अगर पानी के भीतर है तो उसका जो टेम्परेचर होगा, जितना पानी का टेम्परेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। और अगर उसे गर्मी चाहिए, अगर उसे धूप में रख दिया जाएगा तो उसका शरीर बहुत गर्म हो जाएगा, वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। अब आप बोलिएगा ऐसा तो हमारा भी शरीर कर पाता, तो ऐसा नहीं है। हम लोग अगर ठंड जगह पे जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा खून जम जाता, हमारा शरीर का जो सिस्टम है वो उस ठंड के अकॉर्डिंग हमारे शरीर को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज जो होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें आप लोग इसीलिए देखते होंगे कि जो ये रेप्टाइल्स होते हैं, सांप या फिर आपका मगरमच्छ, ये सब ये दिन भर में धूप आके जरूर सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर खुद ब खुद उनको गर्माहट नहीं दे सकता, उन्हें बाहरी चीज चाहिए। लेकिन हमारा शरीर क्या है, हम लोग थोड़ा बहुत दौड़ भाग लेंगे तो हमारा शरीर जो है वो गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दो कमीजों के बीच वायु की परत रांधी माध्यम के रूप में काम करती है। मतलब कि दो पतली कमीज अगर हम लोग पहनते हैं तो उसके बीच में क्या होती है, हवा जो है वो लॉक हो जाती है, गर्माहट है वो लॉक हो जाती है, हवा नहीं गर्माहट लॉक हो जाती है, और वो इजिली पास नहीं होने देती। लेकिन अगर हम लोग एक मोटा कमीज पहनते हैं तो ऐसा नहीं है। एक मोटा कमीज में क्या होता है, गर्माहट जो है पास हो सकती है, लेकिन दो मोटे कमीज में वो दो पतले कमीज में जो गर्माहट है वो लॉक हो जाती है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन में 8 हम लोग देखते हैं। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सबको पता है कि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है, और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जल जलता रहता है। यहाँ देखिए इसका राइट आंसर यही हुआ। तो ये तो हम लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा है कि अगर पानी में अगर हम लोग पेट्रोल डालो तो वो मिलता नहीं है, और पेट्रोल जो है वो पानी के ऊपर ही स्थिर रहता है, इसीलिए वो जलते रहता है। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह, इसका राइट आंसर होगा हीलियम जो है ये नॉन कंबस्टेबल है, मतलब कि इसमें आग नहीं पकड़ता, लेकिन हाइड्रोजन बहुत जल्दी इसमें आग लग जाता है। और बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। हीलियम जो है हाइड्रोजन से हल्की है, तो ये गलत है। हाइड्रोजन हीलियम से बहुत हल्की, दुगनी से भी ज़्यादा। और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दोनों के दोनों स्थायी होते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन दोनों स्थायी होते हैं, तो इसीलिए हीलियम जो है ये राइट आंसर होगा। हीलियम आधा है, मतलब नॉन कंबस्टेबल है, इसमें आग नहीं लग सकता, तो इसीलिए हीलियम गैस के गुब्बारे में भरा जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया है। तो कई बार हम लोगों ने केसेस सुना होगा बर्ड फ्लू ये हो गया, इधर बहुत र्यूमर्स भी होते हैं, अफवाह भी होते हैं। तो उसमें क्या WHO बोलता है कि अगर उस मांस को 70 डिग्री के ऊपर पकाया गया है तो फिर बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो खत्म हो जाता है। लेकिन उसके नीचे अगर पकाया गया है तब बर्ड फ्लू अगर उस मांस में है, जो भी हम लोग खा रहे हैं बर्ड, अगर उसमें है वो वायरस, तो 70 डिग्री से ऊपर ही हमें पकाना होगा। अगर उससे नीचे पकाते हैं तो वो वायरस नष्ट नहीं होता। ये WHO का गाइडलाइन है।
अब क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाया जाता है। तो कंप्यूटर में जो आपका सर्किट होता है उसमें आईसी चिप होता है छोटा सा। तो ये पूछा जा रहा है किस मटेरियल से बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन से। पृथ्वी की वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल, आयनोस्फेयर। अब चलिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं, ये ग्राफ देख लीजिए, ये हमारा पृथ्वी है और इसके ये लेयर है। जैसे सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये आयन मंडल जो है ये पृथ्वी की सतह से 60 से 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये ऊपरी और निचली वायुमंडल के बीच में एक बाउंड्री बनाता है। आयन मंडल कोई अलग से लेयर नहीं है, ये थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है, थर्मोस्फेयर के बीच में ही आपका स्थित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं क्या होता है। जैसे ये देखिए ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे क्या होता है, हवाई जहाज, माउंट एवरेस्ट सब इसी यहीं पर उड़ते हैं। फिर ये हो गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे ये बलून्स को उड़ाया जाता है। फिर मीसोस्फेयर, मीटियोर जो है यहाँ पे आके अधिकतर नष्ट हो जाते हैं। और ये थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर में ही आपका होता है आयनोस्फेयर, आयन मंडल, यहीं पे स्थित होता है आपका आयन मंडल थर्मोस्फेयर में। ये कोई अलग से लेयर नहीं है। और सबसे लास्ट में होता है आपका एक्सोस्फेयर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर? वनों तथा बगानों का संरक्षण, डेवलपमेंट एंड प्रोपगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, पशु उत्तक का कृत्रिम माध्यम से संवर्धन करने का विज्ञान, या फिर वन्य जीवों की रक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा पशु उत्तक का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन करने का विज्ञान। तो टिश्यू कल्चर होता क्या है? मूल जीव से अलग कृत्रिम माध्यम में उत्तकों यानी टिश्यू और या फिर कोशिकाओं की वृद्धि। तो ये लेबोरेटरी में किया जाता है। एक ऐसा टेक्निक होता है जहाँ पे प्लांट्स, जो पौधे होते हैं उसके पार्ट्स, उनके पार्ट्स को अलग करके लेबोरेटरी में वहाँ उगाया जाता है। तो कल्चर का मतलब होता है पालन या फिर खेती। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक फिक्सेटर कौन है? वर्ड पे भी आप लोग, वर्ड से भी आंसर सॉल्व हो जाता है। फिक्सेटर यहाँ पूछा जा रहा है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्सेटर। तो इसका सबसे बड़ा फिक्सेटर है ग्रीन प्लांट्स। यहाँ आंसर देखिए, ग्रीन प्लांट्स। हरे पौधे जो होते हैं वायुमंडल, पृथ्वी के वातावरण से CO2 को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में या फिर 7 में, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। उसमें क्या करते हैं, हरे पौधे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और उसमें मौजूद जो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इस्तेमाल करके फिर ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं। तो इसीलिए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्सेटर होता है ग्रीन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 15 जनरल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, बारूद एक मिश्रण होता है, किस चीज का मिश्रण होता है? रेत और टीएनटी, टीएनटी और चारकोल का। तो इसका राइट आंसर होगा नाइटर, सल्फर और चारकोल का। ये आप लोग क्वेश्चन पेन डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए यहाँ हमने डिस्कस किया जनरल साइंस के 15 इंपॉर्टेंट MCQ और थोड़े से फैक्ट्स। अब हम लोग बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे डायरेक्टली इंग्लिश वर्ड दिए गए हैं, तो आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी आप ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए यहाँ हम लोग समझते हैं नोड का मतलब क्या होता है। नोड का मतलब होता है कोई पॉइंट को दर्शाता है। जैसे सपोज करिए ये एक कंप्यूटर है, इससे एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ और एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा हुआ। तो ये सब जो है एक पॉइंट है, इसे नोड्स हम लोग बोल सकते हैं। इसे कितने नोड कनेक्टेड हैं? तो 3 नोड कनेक्टेड है, तो ये नोड हो गया। अबोर्ड का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई रहता है, तो उसे घर बोला जाता है। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार। तो यहाँ आप देख सकते हैं तीनों में ये किसी न किसी जगह को दर्शा रहा है। लेकिन शाई जो है, शाई का मतलब होता है ये किसी के व्यक्तित्व को दर्शा रहा है, इसका मतलब होता है कि शर्मीला। तो ये विषम है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा शाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। तो हमें चारों में से ये देखना है कि सबका रिलेशन क्या है। तो जो 3 का रिलेशन होगा उसमें से एक अलग होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक ऑप्शन को देखते हैं कि सबका क्या रिलेशन है।
तो जैसे यहाँ दिया गया है DINS, तो इसमें क्या रिलेशन है, D से I जाने के लिए हमें 5 स्टेप आगे बढ़ना पड़ रहा है, फिर I से N पहुंचने के लिए हमें 5 जगह आगे बढ़ना पड़ रहा है, मतलब कि +5 और फिर N से भी S जाने के लिए हमें 5 कदम आगे बढ़ना पड़ रहा है। अब ऑप्शन बी में हम लोग देखते हैं, C से H जाने के लिए हम लोग 5 आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि अगर 5 5 आ गया तो ये आगे भी वही होगा, हमें देखना होगा। फिर H से N जाने के लिए हमें 6 जगह आगे बढ़ना पड़ रहा है। फिर N से R जाने के लिए हमें 4 कदम आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा डिफरेंट हुआ, अभी भी हमारा आंसर नहीं आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, B से G जाने के लिए हमें 5 कदम आगे बढ़ना पड़ रहा है, 5 अक्षर आगे बढ़ना पड़ रहा है। G से L जाने के लिए 5 अक्षर आगे बढ़ना पड़ रहा है, और L से Q जाने के लिए 5 अक्षर आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो ये दोनों अगर सेम टाइप का, तो तीसरा भी सेम टाइप का होगा, +5 +5 +5, यानी ऑप्शन बी जो है ये विषम शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान है। मतलब कि ये प्रश्न है, इसमें जो रिलेशन होगा वही इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में वो रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें रिलेशन ढूंढना है, क्या है, 3 से 7 कैसे पहुंचा, 7 से 15 कैसे पहुंचा। तो यहाँ हम देख सकते हैं, 3 में जब हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं और उसमें 1 जोड़ रहे हैं तो ये 7 हो रहा है, अगला अक्षर मिल रहा है। और फिर 7 में जब हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं तब ये अगला अक्षर मिल रहा है। तो यहाँ हो गया। इसी तरीके का रिलेशन किस में है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, बारी बारी चेक करिएगा। 5 में जब हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं तो अगला अक्षर मिल रहा है 11, और 11 में जब हम लोग 2 से गुना करके 1 जोड़ रहे हैं तो हमें अगला अक्षर मिल रहा है 23। तो 5 11 23 ये राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को अरेंज करना है, और कौन से वर्ड किस क्रम में पहले मिलेंगे, मतलब पहले कौन सा शब्द मिलेगा, उसके बाद दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, ये हमें बताना है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले हमें ईच मिलेगा, फिर ईगर मिलेगा, फिर ईगल, फिर आपका अर्ली मिलेगा और अर्थ मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी रिपीटेड होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इजी होते हैं, बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। मतलब कि कोई भी एक चीज का एक क्रम दे देगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर किसी कोई स्टेज को दर्शाएगा कि पहले क्या होता है फिर उसके बाद क्या होता है। तो और फिर उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ कुछ राइट आंसर जो होगा ये आप देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या होता है, शिशु होता है, शिशु के बाद बालक, वो शिशु बालक में तब्दील होता है, बालक के बाद वो टीनेजर बनता है, टीनेजर के बाद एडल्ट बनता है, और एडल्ट के बाद वो बूढ़ा बनता है। तो ये इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो मतलब यहाँ कुछ सीरीज दिया रहेगा और चौथा जो सीरीज है वो मिसिंग होगा। तो सबसे पहले हमें 3 में रिलेशन ढूंढना होगा कि इससे यहाँ तक कैसे पहुंचा और इससे यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो जनरली क्या होता है, फर्स्ट सबके सब सीरीज के फर्स्ट लेटर में कुछ सीरीज होगा, या फिर इसके लास्ट और इसके फर्स्ट में ये कोई रिलेशन होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, ए से एफ तक पहुंचने के लिए हमें 5 कदम आगे चलना पड़ रहा है। फिर एफ से एल जाने के लिए हमें 6 कदम आगे चलना पड़ रहा है। फिर एल से हमें 7 कदम आगे चलना पड़ेगा। तो जब हम लोग 7 कदम आगे चलेंगे तो एस आएगा। फिर बी से जी जाने के लिए 5 कदम, जी से एम जाने के लिए 6 कदम, और एम से अगला अक्षर जाने के लिए 7 कदम। तो एम से जब हम लोग 7 कदम आगे चलेंगे तो टी आएगा। फिर सी से एच जाने के लिए 5 कदम, एच से एल एन जाने के लिए 6 कदम, और एन से फिर अगला अक्षर जाने के लिए 7 कदम। तो एन से 7 कदम जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यू आएगा। ये देखिए इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वह संख्या बताइए जो सामान्य गुण न होने के कारण उक्त समूह से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ कुछ नंबर दिए रहेंगे, वो सबका कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन होगा, बस एक डिफरेंट होगा। तो हम लोग यहाँ गौर करिए, ये सारे शब्द जो है किसी न किसी शब्द के वर्ग है। जैसे 169 लें तो ये 13 का वर्ग है, 289 ये 17 का वर्ग है, 361 19 का वर्ग है,
484 22 का वर्ग है, 729 27 का वर्ग है, सिर्फ ये 442 किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए ये उस समूह का हिस्सा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित आरेखों में से किसके द्वारा स्तनधारियों, गायों और कौओं को प्रदर्शित करता है। तो ये वेन डायग्राम है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो डायग्राम है वो प्रॉपर प्रेजेंट करता है इस चीज़ को। तो देखिए गाय जो है वो सारी गाय स्तनधारी होती है, तो इसे अगर हम लोग गाय बोलें और ये स्तनधारी है तो सारी गाय स्तनधारी होती है, लेकिन कौवे जो होते हैं वो स्तनधार, ना तो गाय है वो ना ही स्तनधारी है, तो ये डायग्राम जो है परफेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक विशेष प्रकार के कूट लेखन में शब्द सेंट्रल को ABCDEFG कोड किया गया है और शब्द प्लानिटेरियम को ये कोड किया गया है। तो इसी कूट लेखन द्वारा हम शब्द लैंटर्न को कैसे करेंगे, तो यहाँ कोड लिख लीजिएगा सेंट्रल के नीचे क्या है। और एक चीज़ और देखिएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है, सब के लिए एक ही शब्द कोड किया जाता है। जैसे हम लोग कुछ कॉमन वर्ड इसमें देख लेते हैं, इसमें और इसमें। तो अगर कॉमन वर्ड हम लोग ढूंढें तो जैसे ई है, तो प्लानिटेरियम में भी ई है। अब इसमें हम लोग देखते हैं ई के लिए क्या कोड किया गया है, ये दूसरे स्थान पे है तो कोड है इसका बी, ई के लिए बी कोड किया गया है। और इसमें हम लोग ढूंढते हैं ए 2 3 4 5, पांचवें स्थान पे ई है तो इसके कोड में क्या है, पांचवें स्थान पे 1 2 3 4 5, मतलब ई के लिए बी कोड किया गया है, सेम ही कोड है। तो उसी तरीके से यहाँ लैंटर्न, लैंटर्न आपका इसी में से मिल जाएगा, LANTER और N, तो यही हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा GFCDBEC। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्ष शब्द को चुनिए। तो मतलब कि ये दोनों का जो रिलेशन होगा वही इसका इसके साथ होगा। तो ग्रेट ब्रिटेन के संसद को, लॉ मेकिंग जो बॉडी होती है उसे पार्लियामेंट बोला जाता है। तो कांग्रेस किसके संसद को बोला जाता है, तो हमें पता है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संसद को कांग्रेस बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो इन दोनों का रिलेशन वही इन दोनों का रिलेशन होगा। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है हम लोग वहाँ देखते हैं, तो C+1 करेंगे तो D होगा, M+1 करेंगे तो N होगा, W+1 करेंगे तो X होगा। इसी तरीके से अगर A से A+1 मतलब A से एक स्थान आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो B आएगा, K से जब हम लोग एक स्थान आगे बढ़ेंगे तो L आएगा, U से जब हम लोग एक स्थान आगे बढ़ेंगे तो V आएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा BLV। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसका रिलेशन इसके साथ वही इसका रिलेशन इसके साथ होगा। तो सबसे पहले हमें रिलेशन ढूंढना कैसे है, तो चलिए थोड़ा देखते हैं हम लोग। यहाँ हम देख सकते हैं 68 वर्ड जो अक्षर है वो कैसे बना, वो नंबर कैसे बना। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 4। 4 का क्यूब क्या होता है 64, उसमें जब हम लोग 4 जोड़ रहे हैं तो 8, फिर 68 बन रहा है। अब इसका ढूंढते हैं, इससे एक आगे बढ़ते हैं 5, तो 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब क्या होता है 125 प्लस 5, तो ये हो गया 130। अब ऐसे ही कोई नंबर का नहीं है, अगर 4 है तो उससे एक आगे बढ़ेगा। अब हम लोग इस टाइप इधर में बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इसका ढूंढना होगा 350 तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं। तो 350 जाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं 7 का क्यूब प्लस 7, तो 7 का क्यूब होता है 343 और उसमें जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 350 होगा। तो उससे एक कम ये होगा, तो ये 6 का क्यूब प्लस 6, तो 6 का क्यूब होता है 216, उसमें जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 222, तो 222 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कोडिंग डिकोडिंग, अगर इनटू का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड प्लस का अर्थ है इनटू और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मूल्य कितना होगा। मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, इसके साइन चेंज हम लोगों को करना है। तो चलिए हम लोग साइन चेंज करके इसे क्या सॉल्व करते हैं। तो 16 इंटू है, इंटू का क्या अर्थ है माइनस, 16 माइनस 8, फिर डिवाइड है, तो डिवाइड का क्या कोड किया गया, डिवाइड का अर्थ है प्लस, 4, 4 के बाद क्या है माइनस, माइनस का क्या है, माइनस का है डिवाइड है 3, फिर प्लस है, प्लस का क्या है, प्लस का अर्थ है इंटू, इंटू 9। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 16 माइनस 8 प्लस 4 बाई 3 इंटू 9,
3 3 9 4 3 12, ये होगा आपका 16 माइनस 8 प्लस 12, ये हो जाएगा 16 प्लस 4, फाइनल आंसर होगा 20। इसका राइट आंसर हो गया 20। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ये ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसे सॉल्व किया गया है। ए का कोड है 321247, बी का कोड है ये, मतलब बीच में क्वेश्चन मार्क है, ये तो क्वेश्चन है। सी का कोड है ये, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो सबसे पहले जो दिया गया है उसका हमें निकालना है, कैसे उसमें रिलेशन ढूंढा गया। तो चलिए हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू 321247, तो मतलब कुछ ना कुछ जोड़ घटाव करके ये नंबर लाया गया है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं 21 में जब 3 जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है, और 21 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये लास्ट नंबर आ रहा है, मतलब कि 21 प्लस 3 इक्वल टू 24, ये आ गया। और फिर 21 को जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट वाला वर्ड आ रहा, नंबर आ रहा। अब सी में भी हम लोग देख लेते हैं यही चीज़ फॉलो हुआ है, सबको चेक करना होगा बारी बारी से। 49,567, तो 49 में जब हम लोग 7 जोड़ रहे हैं तो क्या 56 आ रहा है, और 49 को जब हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, हाँ आ रहा है, मतलब ये आ गया, तो यही कोड है। तो फिर इसमें हम लोग 5 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 40 है, तो 5 में अगर हम लोग 35 ऐड कर रहे हैं, 35 प्लस 5 तो 40 हुआ, हाँ ये आ गया। अब लास्ट भी चेक करना है, तो 35 अगर 5 से डिवाइड होता है तो 7 आ रहा है, तो हाँ ये भी आ रहा है, तो इस 35 इसका राइट आंसर। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, और प्रैक्टिस सेट 3 का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम लोग देखते हैं। 7 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू इतना, 8 इंटू 7 इंटू 3 इक्वल टू इतना, तो व्हाट इज इतना? ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये कोड टाइप का है। तो कोड हमें कैसे देखना होगा, रिलेशन ढूंढना होगा। तो चलिए हम लोग रिलेशन ढूंढते हैं। 7 इंटू 5 इंटू 4, तो इसे ऐसे किया जा सकता है, जगह को इंटरचेंज, 57 ये आ गया, फिर 7 इंटू 5 35 ये आ गया, और लास्ट में 4 जो है वो बस ऐसे ही। अब इसका भी हम लोग देख लेते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 3, तो 7 और 8 के स्थानों को चेंज कर देते हैं, आ गया 78। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 7 इक्वल टू 56, ये आ गया, और 3 बस हम लोग रहने देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है 6 इंटू 8 इंटू 5, तो 8 और 6 का प्लेस हम लोग चेंज कर देते हैं, फिर 8 इंटू 6 होता है 48, और 5 यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इस ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, ये मिला के ये इसका राइट आंसर हो गया। देखिए जनरली रीजनिंग में क्या होता है, सॉल्व तो हो जाता है, लेकिन कई बार बहुत क्लोज रहने के कारण ऑप्शन में हम लोग गलती कर बैठते हैं, तो बहुत ध्यान देना। सॉल्व हो गया लेकिन एक एक नंबर को हमें चेक करना होगा, 86 86 48 48 और लास्ट में 5। तो सारे ऑप्शन जो होते हैं बहुत सिमिलर लगते हैं, और एग्जाम में क्या होता है, मेंटल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के भी 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। अब बहुत जल्द ही मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियो में आप लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती होगी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का सवाल था सब्जेक्ट वाइज लाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं अकेला हूँ और वर्किंग हूँ। तो चलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा इसी तरीके के सीरीज़ और अपडेट्स के लिए। सो थैंक यू।